एमए सेकेंड सेमेस्टर मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की आज की क्लास में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। अगर जैसे आपको याद होगा कि पिछले 2 लेक्चर से मैं आपको पॉलिटिकल कल्चर के संदर्भ में बता रहा था। आई हैव बीन डिस्कसिंग विद यू अबाउट द चैप्टर ऑन पॉलिटिकल कल्चर ड्यूरिंग माई लास्ट 2 लेक्चर्स। और उस संदर्भ में हमने आपसे बात किया था व्हाट इज़ द कंसेप्ट of political culture, what are the characteristics of political culture, how does culture affects political culture and vice versa. Then I had also discussed with you what is the nature of political culture and what are the foundations of political culture. इस संदर्भ में हमने आपसे बात किया था अभी तक राजनीतिक संस्कृति के विषय में कि राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, उसके विशेष तत्व कौन से हैं या विशेषताएं क्या हैं, और संस्कृति किस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है और राजनीतिक संस्कृति कैसे संस्कृति को प्रभावित करती है, और साथ साथ राजनीतिक संस्कृति के आधार के विषय में हमने आपसे बात किया था। आज उसी के आगे हम बात करेंगे। आप जानते हैं, आपने नाम सुना है आमंड एंड पावल का नाम बहुत अच्छे से आपने सुना है। दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स ऑन द सब्जेक्ट एंड दे हैव ऑल्सो सेड एक्सटेंसिवली। हमने इस विषय में आमंड के विचारों से भी आपको अवगत कराया था। आज जो आमंड अपनी बात कहना चाहते हैं वो ये है कि व्हाट आर द वेरिएबल्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, अर्थात राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त क्या हैं। जब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ लेना चाहिए, व्हाट आर वेरिएबल्स, परिवर्त क्या है इसके बारे में जान लेना चाहिए। देखिए वेरिएबल्स इट मीन्स व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच डिटरमिन एन इंडिविजुअल्स इंक्लिनेशन और ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम। अर्थात परिवर्त से तात्पर्य है, तो परिवर्त से सामान्य तात्पर्य तो है तत्व कौन से हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग इन रेफरेंस टू पॉलिटिकल कल्चर इट मीन्स व्हाट आर दोज फैक्टर्स, व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम। अर्थात वो कौन से तत्व हैं जो एक व्यक्ति को उसकी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव और बढ़ाते हैं। किन आधारों पर हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कितनी आपके लिए कितना लगाव है या राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार से वो देखता है। तो सामूहिक रूप से जब हम कहते हैं किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति है लोगों में, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल कल्चर डू पीपल हैव बाय विच दे डिटरमिन अ पॉलिटिकल सिस्टम। सो व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर दैट डिफाइंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल सिस्टम। वो कौन से परिवर्तन है, अर्थात वो कौन से कारक हैं राजनीतिक संस्कृति के, वो कौन से कारक हैं जिससे किसी व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव दिखता है। अब देखिए इसके संदर्भ में आमंड एंड पावल की जो पुस्तक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, हमने आपको बताया था, पहले भी नाम बता चुके हैं। एंड यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर द नेम्स ऑफ द बुक और द बुक्स ऑफ द स्कॉलर्स। तो आमंड एंड पावल की जो पुस्तक है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द नेम of the book written by आमंड एंड पावल, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो पहली बात जो आमंड कहते हैं इस संदर्भ में वो ये कहते हैं कि कॉग्निटिव ओरिएंटेशंस, अर्थात ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन या ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। कॉग्निटिव जो वर्ड होता है उसका तात्पर्य है ज्ञान से संबंधित है। इट इज़ कंसर्न विद द नॉलेज, दैट इज टू से दैट इफ द पॉलिटिकल कल्चर कंप्राइजेस the cognitive element in the people,
कहने का तात्पर्य आमन जो कहना चाह रहे हैं, यदि व्यक्तियों की राजनीतिक संस्कृति में कहीं ज्ञान का एक अस्तित्व है, कहीं उनमें इतनी ज्ञानात्मक गहराई है जिसके आधार पर वो किसी राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं, इसे कहते हैं कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, अर्थात ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। ओरिएंटेशन का मतलब अभिमुखीकरण। तो अर्थात यहाँ पर तात्पर्य यह है कि राजनीतिक संस्कृति अर्थात किसी देश की, किसी समाज की राजनीतिक संस्कृति में यदि लोगों के पास इतनी समझ है, लोगों के पास यदि इतना ज्ञान है, इतनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है टू अंडरस्टैंड what are the better aspects of the political system, उसे कहता है वो कॉग्निटिव ओरिएंटेशन है, अर्थात ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। क्या तात्पर्य, फिर से समझ लीजिए। इसका तात्पर्य है, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण का तात्पर्य है अर्थात एक व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के स्तर पर, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के स्तर पर कितना वो राजनीतिक व्यवस्था को समझता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव ओरिएंटेशन। यानी इसीलिए तो कहते हैं लिटरेसी इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एवरी सोसाइटी, अर्थात प्रत्येक समाज के लिए शिक्षा अत्यंत अनिवार्य है। दैट नॉलेज और एजुकेशन इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एवरी सोसाइटी, फॉर एवरी कंट्री, बिकॉज द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ इलिटरेसी, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डिसओरिएंटेशन और डिसइंक्लिनेशन फ्रॉम वंस पॉलिटिकल सिस्टम। पावल यही कहते हैं, आमंड एंड पावल यही कहते हैं कि एक व्यक्ति में या एक समाज की राजनीतिक संस्कृति में व्यक्तियों की जितना अधिक समझ होगी अपनी राजनीतिक व्यवस्था को समझने का, उतना ही अच्छा, उतना ही ज़्यादा वो राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। हम लोग कहते हैं ना, पढ़ा लिखा इंसान अधिक अच्छे से समझता है राजनीतिक व्यवस्था क्या है। An educated person perhaps understands better than anyone else what are the compelling factors working on any political system. किसी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर कौन कौन से वो अपरिहार्य कारक तत्व काम कर रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता होती है, और एक ये पढ़ा लिखा जानकार व्यक्ति ही समझ सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति में जानकारी नहीं है, अगर व्यक्ति हमेशा मांगने की मुद्रा में रहे कि मुझे सरकार ने ये नहीं दिया, मुझे सरकार ने वो नहीं दिया, मेरी सरकार से ये डिमांड थी, मेरी सरकार से ये उम्मीद थी, दैट मीन्स ही हैज़ लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। And if majority of the people they are doing this kind of thing, then it means that the political culture of that society is unable to understand. It does not carry the cognitive element within itself. उस समाज के व्यक्तियों में अपनी राजनीतिक व्यवस्था को समझने का उचित मात्रा में समझदारी नहीं है, इतना उनमें ज्ञान नहीं है। Therefore, he says, this level of understanding, this level of knowledge is very essential for people to have if they want to understand the political system. But where this thing is missing, there the people are always expecting more and more from the political system. They are not able to understand the limitations of the political system. They are not able to understand what are the limiting factors working on those or on their political system. उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं पर अपरिहार्य कौन कौन से तत्व काम कर रहे हैं, जिसके वजह से वो सरकार या वो राजनीतिक व्यवस्था चाह कर भी वो उस प्रकार के निर्णय नहीं ले पा रही है। तो अर्थात आमंड एंड पावल कहते हैं कि हर समाज में ये आवश्यक है कि व्यक्तियों की इतनी समझदारी हो कि अपनी राजनीतिक व्यवस्था को समझ सकें और उसी समझ के दायरे में उसको आत्मसात कर सकें। अगर हमारा देश बहुत धनी नहीं है, बहुत संपन्न नहीं है, तो हमें मान के चलना चाहिए कि राजनीतिक व्यवस्था के साथ बहुत सी सीमाएं जुड़ी हैं, मर्यादाएं जुड़ी हैं, जिसके चलते वो सारी बातों को स्वीकार नहीं कर सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, यानी समझदारी,
हमारी जितनी समझदारी होगी उसी के आधार पर हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था उससे उतना ही अधिक जुड़ पाएंगे, आत्मसात हो पाएंगे। और अगर हम में समझदारी नहीं है, देन वी विल ऑलवेज कीप लैमेंटिंग, वी विल ऑलवेज कीप क्रिटिसाइजिंग our political system and our government. So that is not going to serve any purpose according to Armand Powell. दूसरा जो परिवर्तन है, यानी दूसरा जो तत्व है किसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्तियों को जो मतलब समझदारी बढ़ाता है या उसका अटैचमेंट बढ़ाता है, that is called as affective orientation. affective orientation अर्थात भावात्मक अभिमुखीकरण, अभिमुखीकरण जिसे हम कहते हैं अफेक्टिव ओरिएंटेशन। दिस मीन, जैसा नाम ही बता रहा, भावात्मक अभिमुखीकरण। इसका तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति अपने भावना के स्तर पर कितना अधिक किसी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा है। दैट इज अप टू व्हाट एक्सटेंट एन इंडिविजुअल इज एसोसिएटेड इमोशनली विद हिज और हर पॉलिटिकल सिस्टम। इसे कहता है वो अफेक्टिव ओरिएंटेशन। अफेक्ट यानी अफेक्ट से मतलब है जितना, यानी ये भाव है, हमारा अंदर का भाव कैसा है। टू व्हाट एक्सटेंट आर वी इन ट्यून इमोशनली सेंटिमेंटली विद आर पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर वो आमंड कहता है कि जो राष्ट्र के जो सिंबल्स होते हैं, जो नेशनल सिंबल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं राष्ट्रध्वज, दैट इज द नेशनल एंथम, द नेशनल फ्लैग, राष्ट्र गीत, इसे हम कहेंगे नेशनल सॉन्ग, इसी तरह से नेशनल एंथम, नेशनल नेशनल एनिमल, नेशनल गेम्स, ये सब क्या है? दीज आर नेशनल सिंबल्स। एंड if people find their emotional chord in tune with the nation's symbols, then we will say that people are sentimentally or emotionally oriented towards a political system. अगर व्यक्ति अपने आप को अपने राष्ट्र के जो सम्मान सूचक या भावात्मक सूचक या भाव सूचक जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनसे वो आत्मसात करता है उन चीज़ों को, तो स्वाभाविक रूप से उसकी और अभिमुखीकरण बढ़ेगा, उसका ओरिएंटेशन बढ़ेगा टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम। अगर हम कहते हैं कि दैट नेशनल फ्लैग इज़ द ऑनर ऑफ इंडिया, वी हैव टू अपहोल्ड दिस ऑनर, कि जो हमारे देश का राष्ट्र जो ध्वज है या नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्र का जो संविधान है, वो हमारा सम्मान है और हमें उसको अक्षुण्ण रखना चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर हम में ये भाव है, अगर हमारा ये अफेक्शन है टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल सिस्टम, वी आर गोइंग टू हैव अ मोर स्ट्रॉन्गर इंक्लिनेशन और ओरिएंटेशन टुवर्ड्स आवर पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर लोग संविधान को भी अपमान करते हैं, राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हैं, नेशनल एंथम का अपमान करते हैं, राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, राष्ट्रगीत का भी अपमान करते हैं, राष्ट्र के महापुरुषों का अपमान करते हैं। सो दैट मीन्स देयर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी उनका जो झुकाव है अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति बहुत सशक्त नहीं है। एंड दिस अफेक्ट्स द पॉलिटिकल सिस्टम। अर्थात अगर ऐसा होगा, अगर ये ढिलाई होगी, लोगों की आस्थाएं राष्ट्रीय प्रतीकों के, राष्ट्र सम्मानों के प्रति अगर अस्थिर हैं, अगर शैलो हैं, सुपरफिशियल हैं, तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक व्यवस्था कभी भी सशक्त नहीं रह सकती है। दिस इज़ व्हाट आमंड सेज, जो उसका अपना अध्ययन है अबाउट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। आमंड एंड पावेल बोथ हैव स्टडीड द पॉलिटिक्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तीसरी दुनिया की राजनीति का, की शासन व्यवस्था का, की समाजों का इन दोनों विद्वानों ने अध्ययन किया है।
और उसका जब ये लोग चित्रण करते हैं, अर्थात बताते हैं राजनीतिक व्यवस्था क्यों यहाँ की ऐसी है, किस देश की कैसी है, तब वो इन सारी बातों का वो व्याख्या करते हैं। एक और परिवर्तन है, देयर इज वन मोर वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन अर्थात मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, दैट इज इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। ये वर्ड इवैल्यूएशन से वर्ड बनता है इवैल्यूएटिव, मूल्यांकन, कहते हैं मूल्यांकन हो रहा है, परीक्षा की जो हमने परीक्षा जो दिया था उसका मूल्यांकन हो रहा है, एग्जामिनेशन कॉपीज आर बीइंग इवैल्यूएटेड, हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर जब ये इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन आमंड कहता है तो इसका तात्पर्य क्या है, दैट इज व्हेन पीपल इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम and on the basis of their findings whatever kind of opinion they come to hold, that is called as a evaluative orientation। अर्थात मूल्यांकन जब करते हैं, किसी समाज के लोग जब अपनी राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं, अर्थात मूल्यों के आधार पर, अर्थात अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, कोई कानून बनाया है, तो अगर उसका मूल्यांकन किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा, तो उसी बेसिस पर लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति धारणाएं स्थापित होंगी। इसीलिए देखिए हिंदी का जो शब्द है मूल्यांकन, मूल्य से शब्द बनता मूल्यांकन, अर्थात मूल्य आधारित, किन्हीं मापदंडों पर, किन्हीं मूल्यों के आधार पर जब राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है तब हम कहते हैं वो मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण है। अगर उस मूल्यांकन के जो समीक्षा होती है या जो फाइंडिंग्स है, अगर वो सकारात्मक है, अगर जनता ये कहती है कि हाँ सरकार ने जो काम किया है वो उचित है, उसकी नीतियाँ या कार्यक्रम या कानून उचित हैं, तब निश्चित रूप से ये एक पॉजिटिव इवैल्यूएशन कहलाएगा। दिस विल कॉल्ड एज पॉजिटिव इवैल्यूएशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। ये राजनीतिक व्यवस्था का एक सकारात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। और वाइसे वर्सा, अर्थात इसका विपरीत भी हो सकता है, अर्थात अगर वो मूल्यांकन नकारात्मक हुआ, यानी उसमें कुछ कमियां पाई गई, दोष पाए गए, तो लोगों की आस्थाएं राजनीतिक व्यवस्था से उतनी नहीं जुड़ेंगी, उनका इंटरेस्ट उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो ये these are the three main orientations that Almond and Powell highlight while defining or explaining the political culture with regard to the third world countries। तो इसलिए वो कहता है कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की जो राजनीतिक संस्कृति होती है या किसी समाज की जो राजनीतिक संस्कृति होती है वो इन 3 कारकों पर आधारित होती है। कई सारे कारक हो सकते हैं, हमने तो अभी पहले भी आपसे डिस्कस किया, लेकिन दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स और कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू आमंड एंड पावेल that define the formation or the creation of a political system, and they have a big impact on the political system। किसी राजनीतिक संस्कृति के कारकों में से ये 3 महत्वपूर्ण कारक है। इसी 3 कारकों के आधार पर जो राजनीतिक संस्कृति बनती है किसी देश की, वो ही फिर आगे चलकर राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। सो दीज आर द वी कैन से वेरिएबल्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। अब एक बात, इसके बाद अगली बात और आती है, व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, अर्थात राजनीतिक संस्कृति के आधार क्या हैं, या यहाँ पर आधार तो हम बात कर चुके हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति के आयाम कौन कौन से, पक्ष कौन से हैं। तात्पर्य यह है कि जब हम आयाम या पक्ष कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि अर्थात वो कौन कौन से पक्ष हैं, वो कौन कौन से आयाम हैं जिनसे किसी राजनीतिक व्यवस्था का, किसी राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होता है, जिसे हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। एक राजनीतिक संस्कृति मतलब एक राजनीतिक संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए कौन कौन से डायमेंशंस आवश्यक होते हैं, कौन कौन से वो पक्ष हैं जो राजनीतिक संस्कृति को और सुदृढ़ करते हैं। और ये जो विचार दिया है ये सिडनी वर्बा ने दिया है। सिडनी वर्बा की पुस्तक है कंपैरेटिव पॉलिटिकल कल्चर।
कंपैरेटिव पॉलिटिकल कल्चर इज द नेम ऑफ सिडनी वर्बास बुक। और यहीं पर इसी पुस्तक में उसने भी बहुत बड़ा काम किया है। तीसरी दुनिया के अर्थात विकसित या अविकासशील देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं का उसने काफ़ी गहन अध्ययन किया है। और इस आधार पर वो बताता है अपने अध्ययन के आधार पर कि राजनीतिक संस्कृति किन किन आधारों पर और पुष्ट होती है या किन किन आधारों पर वो और कमज़ोर पड़ जाती है। पहला वो बोलता है नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी से तात्पर्य है राष्ट्रीय एकरूपता। राष्ट्रीय एकरूपता, अब देखिए राष्ट्रीय एकरूपता से तात्पर्य यह है जो सिडनी वर्बा कहता है, देखिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की सुदृढ़ होने के लिए उसकी राजनीतिक संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पॉलिटिकल कल्चर होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन सो फार एज द स्ट्रेंथ ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम इज कंसर्न। और वो ये कहता है कि राजनीतिक संस्कृति तब अक्षुण्ण होगी, तब और अधिक सशक्त होगी जब उसमें उस वहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच में राष्ट्रीय एकरूपता की भावना पाई जाएगी। जिस भी समाज में, जिस भी देश में वहाँ के लोगों में राष्ट्र के प्रति एक एकजुटता पाई जाती है, राष्ट्र को लेकर एक सामान्य अवधारणा पाई जाती है दिस इज़ माई नेशन, दिस इज़ माई कंट्री। देखो ये मेरा देश है, ये मेरा वतन है। इसकी तमाम कमियां हो सकती, तमाम बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ आवर नेशन, इट इज़ आवर कंट्री। देयरफॉर वी आर सपोज टू uphold the honor of this country. We are supposed to forget our differences and move towards the national unity. This is called as national identity. यानी कहने का तात्पर्य है किसी एक देश कैसा भी हो, कोई गरीब हो सकता है, कोई संपन्न हो सकता है, कोई लोकतांत्रिक हो सकता है, कोई अधिनायकवादी हो सकता है, देश तो देश ही है, लेकिन देश की शासन व्यवस्था कैसी भी हो सकती है। कंट्री इज़ द सेम बट द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैन डिफर। लेकिन जहाँ पर ये व्यक्ति आदमी सोचता है कि भाई बाकी चीज़ें तो हो सकती हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है, कमी है, हमारे यहाँ तानाशाही ये गलत चीज़ है, हमारे यहाँ आपस में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये भी बहुत गलत है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग ये ऐसा सोचते हैं कि देखो दैट दिस इज़ माई कंट्री, दिस इज़ माई नेशन, दिस इज़ माई मदरलैंड, ये मेरी मातृभूमि है, एंड देयरफॉर आई एम सपोज टू वर्क फॉर दिस कंट्री। आई एम नॉट सपोज टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट बट डेफिनेटली आई एम सपोज टू वर्क फॉर द कंट्री। मुझे सरकार के लिए काम करने के लिए, सरकार की प्रशंसा करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राज्य के लिए संवेदनशील हूँ और उसके ऑनर को अक्षुण्ण रखूँगा। नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज नेशनल आइडेंटिटी, जहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से युक्त पाता है। हर व्यक्ति अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित करने को तैयार होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज नेशनल आइडेंटिटी, जहाँ पर लोग अपने आप को एक राष्ट्र से जोड़ते हैं, अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं, सरकार से नहीं लेकिन राष्ट्र से अवश्य अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज नेशनल आइडेंटिटी, and this kind of national identity provides strength and cements the political culture of a society. इस प्रकार की जहाँ भावना होगी वहाँ पर उस देश की जो राजनीतिक संस्कृति होगी उसको शक्ति मिलेगी, उसको संबल मिलेगा और राष्ट्र और राजनीतिक संस्कृति और मजबूत होगी, राष्ट्र के प्रति और लगाव होगा। अब देखिए इसका विपरीत भी देख लीजिए, वेयर द ओरिएंटेशन टूवर्ड्स the nation is not so strong, where the people are divided from within, जहाँ पर आम जनता आपस में डिवाइडेड रहती है, जहाँ पर आम जनता अपने आंतरिक मतभेदों को लेकर डिवाइडेड है, जहाँ पर बहुत प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, जातीय विषमताएं एक दूसरे के बीच में खाई उत्पन्न कर देती, दीवार उत्पन्न कर देती है, वहाँ की राजनीतिक संस्कृति निश्चित रूप से स्ट्रांग नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जिसे कहते हैं सब नेशनल आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा होगा।
आइडेंटिफिकेशन विद सब नेशनल फैक्टर्स, अर्थात उपराष्ट्रीय तत्वों से जनता अपने आप को सामंजस्य स्थापित करेगी। पीपल विल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द सब नेशनल कंपोनेंट्स। सब नेशनल यानी उपराष्ट्रीय तत्व कौन से हुए? अर्थात मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस संप्रदाय का हूँ, मैं इस जाति विशेष समूह का हूँ, मैं संपन्न वर्ग का हूँ, या मैं वंचित वर्ग का हूँ, मेरे साथ अत्यंत अन्याय हुआ है। अर्थात जहाँ इन आधारों पर कोई समाज विखंडित हो जाता है, बढ़ जाता है, या समाज की पहचान, समाज में रहने वाले लोग अपने आप को इस दृष्टि से देखने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये सब नेशनल, ये फीलिंग उत्पन्न हो गई है। उपराष्ट्रीय, राष्ट्र के अंदर राष्ट्र, जिसे हम कहते हैं नेशन विद इन नेशन। अगर हम अपने धर्म, संप्रदाय या समुदाय के आधार पर हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, राष्ट्र को हम किनारे कर देते हैं, राष्ट्र का मान सम्मान हमारे लिए गौण हो जाता है, द्वितीय हो जाता है, लेकिन हमारे वर्ग का, हमारे संप्रदाय का, हमारे समुदाय का, हमारे धर्म का मान सम्मान सबसे आगे है, then it means that it means the political culture of that nation or that society will be very loose, will be very weakened, and under such circumstances the nation is bound to lose its identity. ऐसी परिस्थितियों में एक राष्ट्र अपनी पहचान खो सकता है, क्योंकि वहाँ की जनता अपने राष्ट्र को राष्ट्र नहीं समझती है। उसकी लॉयल्टी या उसकी स्वामी भक्ति, उसकी धर्म, उसकी संप्रदाय, उसके समुदाय, उसके जाति या अन्य तत्वों से वो ज़्यादा जुड़ जाती है। और कहता है कि इसी बात को सिडनी वर्मा कहता है, दिस इज़ फाउंड इन मेनी ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और इन मेनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ और डेवलपिंग सोसाइटीज़। कई अविकसित समाजों में या विकासशील समाजों में या अल्प विकसित समाजों में इस प्रकार की भावना देखी जाती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है, जहाँ पर राष्ट्रीय जो पहचान है वो खो जाती है और उपराष्ट्रीय तत्व ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और वो राष्ट्र पर हावी हो जाते हैं। तो इसीलिए कहता है वो नेशनल आइडेंटिटी एक फैक्टर होता है जो राजनीतिक संस्कृति को शक्ति प्रदान करता है। दूसरी बात वो कहता है आइडेंटिफिकेशन विद वंस फेलो बीइंग्स। आइडेंटिफिकेशन विद वंस फेलो बीइंग्स अर्थात सिडनी वर्मा कहता है एक राजनीतिक संस्कृति को सुनिश्चित करने वाली एक दूसरा एक तत्व होता है जहाँ पर एक व्यक्ति समाज के या राष्ट्र के अन्य व्यक्तियों से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। आइडेंटिफिकेशन अपनी पहचान करता है, यानी वेयर वन सिटीजन आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द अदर सिटीजन्स, द अमाउंट टू व्हाट एक्सटेंट an individual is ready to identify himself with other citizens or with other people of the society. अर्थात this also determines the strength of a political culture. इससे भी कोई किसी राजनीतिक संस्कृति की शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है, जहाँ पर एक व्यक्ति किस हद तक अपने आप को अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देश के लोगों के साथ आइडेंटिफाई करने को तैयार है, अपने आप की पहचान दूसरे व्यक्तियों के साथ करने के लिए तैयार है, किस हद तक, कहता है ये दूसरा तत्व होता है। यानी एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या किसी भी अन्य समूह का कोई व्यक्ति होता है, अगर उस व्यक्ति के सारे बंधनों को तोड़कर, सारे विभेदों को तोड़कर और दूसरे व्यक्तियों के साथ वो मेल मिलाप रखता है, उसके साथ उसका मित्रवत संबंध होता है, सम्मानजनक संबंध होता है, तो कहता है, इसे कहता है दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद अदर इंडिविजुअल्स ऑफ ए सोसाइटी एंड दिस डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए पॉलिटिकल कल्चर। लेकिन अगर इसके ठीक विपरीत है, अगर एक व्यक्ति अपने इतना ज़्यादा, जहाँ किसी समाज में व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं, विभाजित हैं, तो निश्चित रूप से वो समाज कभी भी सांस्कृतिक रूप से, विशेष रूप से राजनीतिक संस्कृति के आधार पर कभी भी सुसंगठित नहीं हो सकता है, कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं क्वाइट ऑफन द पीपल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज दे आर डिवाइडेड ऑन सो मेनी लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल वी आर ए हेट्रोजीनियस सोसाइटी। भारत भी एक, हम कह लें कि एक विभिन्नता
वाला देश है, जहाँ पर विभिन्नता एक बहुत डोमिनेंट फैक्टर है हमारे सोसाइटी का, वह डाइवर्सिटी इज़ अ वेरी मेजर यू कैन से कंपोनेंट ऑफ आवर सोसाइटी और फॉर नेशन। बहुत सारे प्रकार के वी आर अ मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस एंड वी आर वी कैन से I mean multi in so many ways, multilingual, multi-religious, multi-ethnic, multi-caste, so many types of variations are found in our society। और इसी आधार पर देखा जाता है at times people are divided very sharply on these grounds। कई बार देखा गया है कि लोग इन आधारों पर बहुत ज़्यादा विभेद करते हैं, यानी अलग अलग बटे हुए हैं। The type of agitations that keep arising from time to time, the kind of clashes that keep on taking from time to time between various groups or communities or I mean language speaking people, that speaks volumes about that the people are not so much they are not so much associated with their fellow beings because they are largely divided on these artificial grounds। क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा बटे हुए हैं इन आधारों पर, इसलिए वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं अपने सहयोगियों से या अन्य व्यक्तियों के साथ, और इस तरह से वो राजनीतिक संस्कृति बहुत क्षीण पड़ जाती है। इट बिकम्स क्वाइट वीक एंड अ वीक अफिलिएशन टूवर्ड्स वंस फेलो बीइंग्स क्रिएट्स अ वीक पॉलिटिकल कल्चर। इट क्रिएट्स a very you can say a very loose kind of a political culture। बहुत ढीली ढाली राजनीतिक संस्कृति, कमज़ोर राजनीतिक है संस्कृति, शिथिल राजनीतिक संस्कृति है। तो ये सिडनी वर्मा एक दूसरा कारक बताता है। तीसरा वो बताता है बिलीफ अबाउट गवर्नमेंट आउटपुट्स। तीसरा जो कारक बता रहा है राजनीतिक संस्कृति को सुनिश्चित करने वाला एक फैक्टर बता रहा है, वो ये कहता है बिलीफ अबाउट गवर्नमेंट्स आउटपुट्स, यानी किसी सरकार की जो आउटपुट है, शासन व्यवस्था के जो निर्गत कार्य हैं, वो भी व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति की पहचान के बारे में बताते हैं। देखिए सरल समझ लीजिए, गवर्नमेंट आउटपुट्स डिटरमिन्स द पॉलिटिकल कल्चर, यानी जो शासन के या राजनीतिक व्यवस्था के जो निर्गत कार्य हैं उससे राजनीतिक संस्कृति निर्धारित होती है। निर्गत कार्य कौन से होते हैं? व्हाट आर द आउटपुट फंक्शंस? हमने आपको बताया था बहुत पहले ही, इसके ऊपर चर्चा हो चुकी थी व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट बिहेवियरलिज्म। जब हमने आपसे व्यवहारवाद के बारे में बताया था, डेविड ईस्टन के बारे में, गैब्रियल आमंड के बारे में बताया था, इनपुट आउटपुट एनालिसिस के बारे में बताया था, वहाँ पर ये काफ़ी विस्तार से व्याख्या हो चुकी है। तो फिर भी आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं? 3 प्रमुख आउटपुट फंक्शंस होते हैं, 3 प्रमुख निर्गत कार्य होते हैं प्रत्येक शासन व्यवस्था की, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के। वो है लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटेशन एंड लॉ एडजुडिकेशन। विधि निर्माण, विधि क्रियान्वयन और विधि नियोजन, या विधि आप कह लिए कि एडजुडिकेशन है ना, या आप कह लिए कि न्यायपालिका से संबंधित, कानून बनाने से, कानून को लागू करने से और कानून की व्याख्या करने से संबंधित ये 3 राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख निर्गत कार्य होते हैं। यानी हर राजनीतिक व्यवस्था में कानून बनते हैं, सभी सरकारें कानून बनाती हैं, इसे कहते हैं लॉ मेकिंग। सभी सरकारें कानून को लागू करती हैं, उसे कहते हैं लॉ इम्प्लीमेंटेशन। और सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में न्यायपालिका होती है जो इसकी व्याख्या करती है कानूनों की और उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। इसलिए इट इज सेड दैट द आउटपुट फंक्शंस शुड कैरी क्रेडिबिलिटी इन इटसेल्फ। जो निर्गत कार्य हैं उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए, यानी उसमें इतनी विश्वसनीयता होनी चाहिए। यानी इफ द आउटपुट फंक्शंस दे आर नॉट you can say in tune with the aspirations of the people, if people stand cheated by the laws that are being made or by the government policies or programs, if the people feel deprived, if they think that the government is not functioning up to the mark, if they find defects or the shortcomings in government legislations or in the way these policies or programs are implemented,
then definitely they will carry less attachment towards a political system. वो निश्चित रूप से फिर उनकी आस्था राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कम हो जाएगी और वैसी ही राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होने लगेगा. दैट इज अ पॉलिटिकल कल्चर दैट इज फुल ऑफ डिस्ट्रस्ट टूवर्ड्स इट्स पॉलिटिकल सिस्टम. जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है. द क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट और द ट्रस्ट डेफिसिट, अर्थात जहाँ पर विश्वसनीयता का अभाव हो जाता है, किसी राजनीतिक संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है कि लोग वहाँ पर निरंतर शक करा करते हैं कि पता नहीं अब सरकार क्या कानून बनाएगी, क्या हमारे लिए करेगी, कुछ करेगी भी कि नहीं. दिस इज कॉल्ड एज अ डेफिसिट, दिस इज कॉल्ड एज अ क्राइसिस ऑफ द ट्रस्ट और द ट्रस्ट डेफिसिट. तो इसलिए कहता है बिलीफ अबाउट गवर्नमेंट्स, अर्थात सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या उचित करेगी या नहीं करेगी, इस आधार पर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है. और यदि सरकार अच्छा काम करती है तो अच्छी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होगी, और यदि वो नकारात्मक है तो वो नकारात्मक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है. और एक चीज़ और भी है, और वो ये है जिसे हम कहते हैं बिलीफ अबाउट द गवर्नमेंट्स डिसीजन मेकिंग. गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, बिलीफ अबाउट द गवर्नमेंट्स डिसीजन मेकिंग. इसका तात्पर्य है कि सरकार जो डिसीजन मेकिंग कर रही है, जो निर्णय कर रही है, निर्णय की जो प्रक्रिया है, क्या उसमें आम व्यक्तियों का योगदान है? आर द पीपल बीइंग टेकिंग इनटू अकाउंट व्हेन एनी डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट? जब सरकार, आप जानते हैं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई हमेशा विचार विमर्श चलता रहता है. राजनीतिक व्यवस्था के अंदर मंथन चलता रहता है. लेकिन अगर वो डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस, इफ इट इज़ ओनली वन साइडेड, if that discussion is taking place only within the political system, within the government circles, and the people are not included in the process of decision making, then it means people are not going to approve the government's way of working. तब ऐसे में जनता राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था, उसकी कार्यशैली को, कार्यप्रणाली को स्वीकार नहीं करेगी, उसकी आस्था नहीं रहेगी, और ऐसी अवस्था में राजनीतिक संस्कृति शिथिल पड़ जाएगी, अशक्त पड़ जाएगी. और एक शिथिल या अशक्त राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही घातक होती है, बहुत ही, हम कह लें कि ये एक हानिकारक होती है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति. और आप देखिए, इसीलिए हमारे देश में 73rd अमेंडमेंट से जो पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है, that lays down the provision that people will be the main components insofar as the local administration is concerned. जहाँ तक स्थानीय स्वशासन की बात है, वहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनको जोड़ा जाएगा. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विल बी कैरिड ऑन बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. आप देखते हैं ना, अभी रिसेंटली पंचायत चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत समितियों के चुनाव हुए. ये सब क्या हैं? These are the mechanisms or the institutions by which people are incorporated in the process of the government's decision. So where people are incorporated in the government's decision making, there the political culture will be quite strong, will be quite healthy, will be quite supportive of the political system, and vice versa. The political system will never prosper, it will never function in a healthy manner. तो इसलिए सिडनी वर्मा ने ये भी एक चौथी बात बताई है, बिलीफ अबाउट द गवर्नमेंट्स डिसीजन मेकिंग. सरकार किस प्रकार से निर्णय ले रही है, क्या निर्णय की प्रक्रिया है, क्या उसमें आम व्यक्ति शामिल है, क्या व्यक्तियों की राय को शुमार किया गया है, क्या व्यक्तियों को जोड़ा गया है निर्णय की प्रक्रिया से, इत्यादि बातों को के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होता है. और जितना अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा उतना अधिक श्रेयस्कर है. सो दिस इज सिडनी वर्मा's views on the you can say on political culture, how political culture gets affected in positive ways and in negative ways. This was the account that was forwarded by सिडनी वर्मा. कैसे राजनीतिक संस्कृति सशक्त होती है, कैसे कमज़ोर पड़ती है, उसकी व्याख्या जो अभी हमने बताया है सिडनी वर्मा के द्वारा इस प्रकार से की गई है.
So dear students, I would now stop here, and tomorrow or in my next lecture I would be proceeding further from this point. And thank you very much for your attention and for your patience. Thanks so much.